एसआरओ में जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उनकी तफसील मैं आपके सामने पेश करता हूं और ये पूरे एसआरओ का एक खुलासा है। मैं गुजारिश यही करूंगा कि इस हिस्से को, प्रोग्राम के इस हिस्से को ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें 2, 3, 4 ऐसे स्टेप आएंगे जहां आपको तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपकी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी 19-20 की गलती जो है वो आगे चल के रेवेन्यू का लॉस कर सकती है। कैटेगरी ए जो है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हैं और उनकी एक्सपोर्ट 60% से टोटल प्रोडक्शन का, पिछले 2 साल की टोटल प्रोडक्शन का 60%, 60% वो एक्सपोर्ट करते हैं। याद रखिए, मैन्युफैक्चरर हों, एक्सपोर्टर हों और उनकी एक्सपोर्ट पिछले 2 साल में टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 60% जो है कम अज कम वो एक्सपोर्ट होना चाहिए, वो लोग जाएंगे कैटेगरी ए में। और इसमें ये भी एक सहूलत है कि ऑलरेडी जिन लोगों के पास एसआरओ 450, 327 के लाइसेंस थे वो भी कैटेगरी ए में आएंगे। अब हम बात करेंगे कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी जो है, इसमें आएंगे, इसकी बी कैटेगरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन सुन लें कि कैटेगरी बी में कौन लोग आएंगे। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर विद लेस देन 60% टोटल एनुअल प्रोडक्शन बीइंग एक्सपोर्टेड। ऐसे मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर जिनकी पूरे साल की प्रोडक्शन का 60% से लेस जो है वो उन्होंने एक्सपोर्ट किया, वो कैटेगरी बी में आएंगे। अच्छा, कैटेगरी बी में 2 कैटेगरी कर दी गई है, एक B1 है और एक B2 है। B1 में क्या है, ये सब कैटेगरी B1 जो है इसमें है कि एक्सपोर्टर हैविंग मोर देन 3 इयर्स एक्सपोर्ट हिस्ट्री। ऐसे एक्सपोर्टर जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री 3 साल से ज़्यादा है वो B1 में आएंगे। और एक्सपोर्टर्स हैविंग लेस देन 3 इयर्स एक्सपोर्ट हिस्ट्री, ऐसे एक्सपोर्टर जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री 3 साल से कम है। यहाँ एक चीज़ बड़ी अहम है, आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा ली एज एक्सपोर्टर 2012 में, लेकिन आपने शिपमेंट्स कब भेजी? आपकी जो पिछले 2-3 साल की कारकर्दगी है उसको कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक शख्स 2001 में रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद उसने एक्सपोर्ट ही नहीं की, 2017 में उसने एक्सपोर्ट की, फिर छोड़ दिया, फिर अब कर दी। ये पिछले, उन्होंने इसमें बड़ी वजाहत कर दी है कि पिछले 3 साल की आपकी कारकर्दगी जो उसका जायजा लिया जाएगा। और इसमें जो कैटेगरी B2 है, एक्सपोर्टर हैविंग लेस देन 60% एक्सपोर्ट ऑफ देयर टोटल प्रोडक्शन, ये जो उसकी हिस्ट्री जो है जी। कैटेगरी B1 का मैंने आपसे जिक्र किया। कैटेगरी B2 क्या है? कैटेगरी B2 है एक्सपोर्टर हैविंग लेस देन 3 इयर्स एक्सपोर्ट हिस्ट्री। ऐसे एक्सपोर्टर जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री 3 साल से कम है। और यहाँ ये बात भी याद रखिए कि अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन 2012 में करवा ली लेकिन एक्सपोर्ट नहीं की और वो अब आके आपने 2022 में या 23 में शुरू की है, तो आपकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री जो है वो 2022-23 से ही शुरू होगी। जिस वक्त आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन करवाना आपकी हिस्ट्री नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन की हिस्ट्री है। एक्सपोर्ट की हिस्ट्री तब से होगी जब से आपने एक्सपोर्ट शुरू की। और अगर आपने 2022 में एक्सपोर्ट शुरू की है तो वो 2022 से गिनी जाएगी, 2021 से किया 2021 से गिनी जाएगी। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री नहीं है। इसके बाद आ जाती है हमारी कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में भी वही B2 वाला ही तरीकाकार रखा गया है। पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कैटेगरी सी में क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स हैविंग फर्म कॉन्ट्रैक्ट विद अ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और कमर्शियल एक्सपोर्टर एंड कमर्शियल एक्सपोर्टर। यानी इसमें इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर भी शामिल हो जाते हैं, कमर्शियल एक्सपोर्टर भी शामिल हो जाते हैं। और कैटेगरी C1 में क्या है? कैटेगरी C1 है विद मोर देन 3 इयर्स एक्सपोर्ट हिस्ट्री। और कैटेगरी C2 है विद लेस देन 3 इयर्स एक्सपोर्ट हिस्ट्री। यानी वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं और उसके अलावा कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं। तो वो अगर उनकी हिस्ट्री भी 3 साल से ज़्यादा है
तो वो ए में जाएंगे, C1 में जाएंगे। अगर उनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री थी 3 साल से कम है तो वो C2 में जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक बात जो है वो मैं आपके तजस्सुस के लिए छोड़ता जाऊंगा कि A, B1, B2, C1, C2, अच्छा ये कैटेगरीज जब अलाउ हो जाती हैं तो ये तो माना कि इसका ये क्राइटेरिया है, लेकिन इसकी आगे शराइत क्या है, इन्हें सहूलतें क्या है और इनके लिए शराइत क्या है, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ये अलग-अलग रखे गए हैं। उसकी तफसील जो है वो मैं फिर आपको बताता हूँ, पहले हम कैटेगरीज पर डिस्कस कर लें। अभी तक बात हुई कैटेगरी ए, बी और सी पर, जिसमें B1, B2, C1, C2B हमने डिस्कस किया। अब एक कैटेगरी आ जाती है टॉल मैन्युफैक्चरर। ये बड़ी ज़बरदस्त कैटेगरी बनाई गई है इस सालों में पहली दफ़ा। इससे पहले क्या होता था कि बाहर के ममालिक में चूँकि लेबर जो है वो महंगी है, लिहाजा वो लोग क्या करते थे कि अपना माल पाकिस्तान भेजना चाहते थे ताकि यहाँ इस पे जो है वो काम कर लिया जाए, छोटा मोटा जो भी काम करना है, जो भी उस पर उसकी ज़रूरत है वो करने के बाद उसको वापस एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो टॉल मैन्युफैक्चरर में ये होता है कि जो इनपुट मटेरियल है, जो बाहर से मटेरियल आना है वो हमारा नहीं होगा, वो भेजने वाले का होगा। हमने सिर्फ अपनी मजदूरी लेनी है, यहाँ पर जो भी हमने उस पर काम करना है उसकी मजदूरी लेनी है और माल वापस भेज देना है। बाकी कैटेगरीज में यह है कि हम अपना माल खुद परचेज करेंगे, फिर उसको इंपोर्ट करेंगे, फिर उस पर ये बेनिफिट लेंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन टॉल मैन्युफैक्चरर में यह है कि माल भी उस पार्टी का होगा, आपके पास वो भेजेगा सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और आपने अपने सर्विस चार्जेस जो है वो लेने हैं। तो लिहाजा ये जो अगली कैटेगरी है ये है टॉल मैन्युफैक्चरर। इंटरनेशनल टॉल manufacturer with an arrangement where the freight principal provides where the foreign principal provides input goods to an exporter to produce finished goods for subsequent export against a prescribed fee। वही बात जो मैंने अर्ज की कि इसमें बाहर से बंदा अपना माल यानी इनपुट गुड्स वो भेजेगा और आपने यहाँ उस पर जो भी उसका प्रोसेस करना है उसके अपने चार्जेस, उसकी फीस लेनी है और एज इट इज़ वो माल जो है वो एक्सपोर्ट कर देना है। इसे कहते हैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग। और एक आगे जो कैटेगरी आई है अब मैं आपके सामने बयान करूंगा, वो भी बड़ी दिलचस्प है, वो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वो है कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस। कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस, कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस से मुराद ये है कि एक शख्स डिफरेंट आइटम इंपोर्ट करता है, वो अपने पास स्टॉक करेगा और वो जो इंपोर्टेड माल है वो एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करेगा, लोकल मार्केट में सेल नहीं करेगा। अगर लोकल मार्केट में वो सेल करना चाहता तो उसके वो ड्यूटी टैक्सेस पे करेगा, वो EFS में नहीं आएंगे। लिहाजा वो EFS लाइसेंस लेगा, उसने 25, 30, 50, 100 आइटम जो है वो इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करने के बाद कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस में रखेगा। यहाँ कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस से मुराद पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें मैं भी माल रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं, AB भी रख सकते हैं, XYZ भी, ऐसा नहीं है। माल उसी शख्स का होगा जिसका लाइसेंस है, वो अपने लाइसेंस EFS के तहत मुख्तलिफ आइटम इंपोर्ट करके उसमें रखेगा और वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करेगा। यह है कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस, एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करेगा और उसकी कुछ शराइत डिफरेंट हैं कि उसकी जो रिकंसिलेशन है वो हर माह होगी और उसने जो माल इंपोर्ट किया वो मुख्तलिफ आइटम होंगे, वो रखेगा बॉन्ड में और जब वो माल एक्सपोर्टर को सेल करेगा, भिजवाना चाहेगा, तो वो उसकी एक्स बॉन्ड GD फाइल करके उसको बाकायदा कस्टम से बेनिफिट लेके उसको आउट ऑफ चार्ज करवाने के बाद उतना माल जो है वो उन्हें सप्लाई करेगा। यहाँ एक पहले SRO में भी एक ये बात होती थी कि अगर SRO 450 का लाइसेंस है, हम माल किसी वेंडर को भेजना चाहते हैं तो पहले हम कलेक्टर ऑफ कस्टम को उसकी इतला देते थे, इतला रिटर्न होती थी और उसमें जो वेंडर है वो स्टंप साइन करता था, हाँ ये माल मेरे पास आ रहा है, मैंने इस पर कुछ काम करना है। तो इसमें SRO 957 में ये कंडीशन नहीं है कि आप जो है वो कलेक्टर ऑफ कस्टम के ऑफिस में बाकायदा कोई स्टेटमेंट दें, कोई कुछ लिख के भेजें, इसमें ऐसी शराइत नहीं है। तो कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस की बात कर रहे थे, उसमें ये होगा मुख्तलिफ माल होंगे, एक शख्स ने अपने गोदाम में रखे होंगे, वो मुख्तलिफ एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करेगा, इंपोर्ट करेगा, स्टॉक करेगा,
एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करेगा वो भी EFS का लाइसेंस लेने का हकदार है। अब आप देखिए वकार, ये कुछ इंट्रोडक्शन था SRO 957 का। चूँकि एपिसोड बहुत लंबा होता जा रहा है और जब बात लंबी हो जाती है तो वो अपनी अहमियत, अपनी अफादियत खो देती है। हम इंशाल्लाह बाकी की तफसीलात जो हैं वो अगले एपिसोड में पेश करेंगे। तब तक आपको इंतज़ार करना होगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू वेरी मच।